हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में अब हम आगे बात करने वाले हैं वेपर प्रेशर की। बाकी टॉपिक्स आप तक पहुंच चुके हैं, तो अगली बात करते हैं हम वेपर प्रेशर की। वेपर प्रेशर होता क्या है? वाष्प दाब। क्लास 11th में भी आपने पढ़ा है। वाष्प दाब दो शब्द हैं, एक तो वाष्प, एक दाब। इंग्लिश में क्या? वेपर प्रेशर। तो कहीं ना कहीं ये किससे रिलेटेड होगा? किसी लिक्विड की वेपर से। ठीक हो गया। जब क्या होता है, कोई लिक्विड हमारे पास है, ठीक है, और हमने इसे क्या किया? गर्म किया। तो जब हम इस लिक्विड को गर्म करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले से है, ठीक है, और इस लिक्विड की वेपर्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे लिक्विड की वेपर्स बननी स्टार्ट होंगी तो वेपर्स ऊपर की तरफ जाएंगी, ठीक है। तो एक प्रेशर थे ऊपर लगाएंगी एटमॉस्फेयर की तरफ, एक ये इसकी तरफ, ये जो दीवारें होंगी ना इसकी, जो कंटेनर होगा उसकी दीवारों की तरफ, और एक प्रेशर ये लगाती हैं जो हमारे पास लिक्विड होगा उसकी सरफेस पे, ठीक है। तो जो लिक्विड की वेपर्स होती हैं, लिक्विड की वेपर्स जो प्रेशर लगाती हैं उसी लिक्विड की सरफेस पे, उसे बोलते हैं लिक्विड का वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। किसी ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम्य अवस्था में वाष्प का दाब उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। इसको आप किसी भी तरीके से समझा सकते हैं कि अगर जो हम इसे बंद कर दें तब क्या होगा कि यहाँ प्रेशर लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, पर उसी कंडेंसेशन की प्रोसेस के बाद जो वेपर्स यहाँ बच जाएंगी वो क्या करेंगे? इस लिक्विड पे प्रेशर लगाना शुरू कर देंगे लिक्विड की सरफेस पे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, ये लिक्विड की वेपर्स लिक्विड की सरफेस पे क्या लगाती हैं? प्रेशर लगाती हैं जब हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हुई, किसी ताप पर किसी द्रव की वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। ठीक हो गया। वाष्प दाब को प्रभावित, ये वाष्प दाब किससे? देखो सीधा सीधा वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? वेपर्स पे ना, कि जितनी ज़्यादा वेपर्स बनेंगी उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। अब वेपर्स कैसे बनेंगी? तो पहला पॉइंट आता है, मतलब कुल मिला के हमने ये देखना है कि वेपर्स कैसे जल्दी बनेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो है यहाँ पे लिक्विड की प्योरिटी, द्रव की शुद्धता। तो शुद्ध द्रव का वाष्प दाब सदैव इसकी विलयन अवस्था से अधिक होता है। शुद्ध, जैसे हम अल्कोहल ले लें, एग्जाम्पल है इसका अल्कोहल। तो अल्कोहल को अगर जो हम खुला छोड़ें तो ये आसानी से भाप में बदल जाता है, पर इसी अल्कोहल को पानी में मिला देना तो वो आसानी से भाप नहीं बनता। अब आसानी से भाप नहीं बनेगी मतलब वेपर्स नहीं बनेंगी, तो वेपर प्रेशर अपने आप ही कम हो जाएगा। तो वो यही लिख रहा है, शुद्ध अवस्था में या शुद्ध द्रव का वाष्प दाब इसकी विलयन अवस्था से अधिक होता है। तो अल्कोहल का वाष्प दाब अल्कोहल पानी के सॉल्यूशन से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अल्कोहल की वेपर्स आसानी से बन जाएंगी। दूसरा आता है द्रव की प्रकृति। देखो द्रव दो टाइप का होता है, जो लिक्विड होता है वो दो टाइप का, एक को बोल देंगे हम वाष्पशील, दूसरी को बोल देंगे अवाष्पशील, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं वॉलेटाइल, दूसरा वाला हो गया नॉन वॉलेटाइल, ठीक है।
अब जो वाष्पशील द्रव होते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं, तो नाम से पता चल रहा है ना, वाष्पशील, जो भाप बना देते हैं आसानी से, जो वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वाष्पशील द्रव कह लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं कंपेयर करूँ, एक तरफ ले लूँ मैं पेट्रोल, ठीक, और दूसरी तरफ ले लूँ पानी। तो पेट्रोल की प्रॉपर्टी हमें पता है कि पेट्रोल है, हाथ पे गिरेगा तुरंत क्या बन जाता है, उसको उड़ जाता है वो। तो उड़ने का अर्थ क्या है, वो भाप बन के हवा में चले जाता है। पर पानी की ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक हो गया। तो पेट्रोल क्या है यहाँ पे, वाष्पशील द्रव है। सेम एल्कोहल, एल्कोहल भी क्या है, वाष्पशील प्रकृति का है। अगर शुद्ध एल्कोहल लोगे तो ये आसानी से भाप बन जाता है। ठीक है, ये किसके कारण बनते हैं, तो वाष्पशील और अवाष्पशील बताने का बताओगे तुम किसके आधार पे, दुर्बल अंतराण्विक आकर्षण के कारण। ठीक है, जब देखो भाप कब बनती है, एक लिक्विड है, ये उसकी लेयर है, हमें पता है कण दूर दूर होता है। भाप कब बनती है, जैसे हमने इस लिक्विड को गर्म किया तो यहाँ क्या होगा, जो पहले वाली लेयर है वो अपनी जगह छोड़ देगी। अब ये अपनी जगह कब छोड़ेगी, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन यहाँ पे काम करता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा, हमें उतना ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा इस लेयर को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो यह इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, इसका वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल नेचर। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि एल्कोहल क्या है, वॉलेटाइल नेचर का होता है। ठीक, और जो जितना ज़्यादा वॉलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर जो कोई कंपाउंड वॉलेटाइल है, मोर वॉलेटाइल है, मतलब भाप बना पा रहा है, अपनी वाष्प अवस्था में जल्दी परिवर्तित हो रहा है, तो जितनी ज़्यादा वेपर्स बनेंगी उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम द्रव की प्रकृति के आधार पे हम क्या देख सकते हैं, वेपर प्रेशर को भी काउंट कर सकते हैं। कंपेयर हम दो लिक्विड का कर सकते हैं। अगला, तापमान। स्थिर ताप पर किसी द्रव का तापमान, देखो जैसे अभी कहा कि वेपर बनाने के लिए टेम्परेचर जरूरी होता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वेपर प्रेशर भी अपने आप ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेपर्स, नंबर ऑफ वेपर्स बढ़ती जाएंगी। ठीक है ना, जितना जितना ज़्यादा हम गर्म करेंगे वैसे वैसे उतनी ज़्यादा भाप में बदलेगा, जितना ज़्यादा भाप में बदलेगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर हमें मिलेगा। तो ये एक फॉर्मूला है, log P2/P1 इक्वल टू डेल्टा H 2.303 R T2 माइनस T1/T1 T2 थर्मोडाइनमिक रिलेशन है। ये 11th में भी देखा होगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, वेपर प्रेशर को काउंट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे तो हमने तीन प्रॉपर्टीज़ पढ़ दी, द्रव की शुद्धता, द्रव की प्रकृति और ताप और वेपर प्रेशर के बारे में। आगे अगला टॉपिक आता है इसमें, ये वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास, विलेय मिलाने पर प्रभाव। जैसे पहला वाला पढ़ा हमने, पहले वाले में क्या पढ़ा कि शुद्ध अवस्था में क्या होता है, जो द्रव का वाष्प दाब होता है वो विलयन अवस्था से अधिक होता है। क्यों, क्योंकि शुद्ध अवस्था में वाष्प ज़्यादा बनती है।
ठीक। जब हम विलयन बनाना शुरू करते हैं, जैसे मैं बोलूँ मैं चीनी पानी का विलयन बनाऊँ, तो क्या होगा, ये पानी के कण है, इन पानी के कणों के बीच में जैसे हम चीनी मिलाएंगे तो पानी के कणों के बीच में क्या जाएंगे, चीनी के कण आ जाएंगे। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थे वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ जाते हैं और जो हमारे पास वेपर्स मिलनी चाहिए थी वो आसानी से नहीं मिल पाती हैं। इसलिए जब हम किसी भी प्योर सब्सटेंस को सॉल्यूशन फेज में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, उसके वाष्प दाब में अंतर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहीं से एक रूल आता है राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम में हम देखते हैं वाष्प दाब में क्या अंतर आता है। देखो जब वाष्प नहीं बनेगी, देखो यहाँ पे क्या हुआ, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बढ़ा है तो वेपर्स नहीं बन रही, वेपर्स नहीं बनेंगी तो क्या होगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक, तो विलयन अवस्था में इसीलिए वेपर प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। बस ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे कि क्या, जो शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब होगा, ठीक है, वो हमेशा ज़्यादा होगा विलयन अवस्था से। ठीक, जब हम विलयन बनाते हैं तो यहाँ पे दो कंडीशन आ सकती हैं। पहला, या तो क्या हो, दोनों पदार्थ वाष्पशील हो, जो हमने दोनों मिलाए हैं दोनों पदार्थ वाष्पशील हो। ठीक है, या ऐसे लिखते हैं, विलयन में दोनों पदार्थ वाष्पशील हो या सभी पदार्थ वाष्पशील हो, और दूसरा एक पदार्थ वाष्पशील और एक अवाष्पशील हो, एक अवाष्पशील हो। ठीक, इसे समझना कैसे है, देखो क्या होगा, एक लिक्विड है, पहले वाले ये दूसरा वाला केस में लेता हूँ। ठीक है, पहले एक लिक्विड है, इसको हमने एक कंटेनर में लिया। ठीक, तो रेड वाला मैं बोल दूँ वॉलेटाइल नेचर का है और ब्लैक वाला नॉन वॉलेटाइल नेचर का है। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे, जो रेड वाला पार्ट है वो वॉलेटाइल है। ठीक, और ब्लैक क्या है, नॉन वॉलेटाइल है। और वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल समझ ना, रेड वाष्पशील है, ब्लैक अवाष्पशील है। ठीक है, अब वाष्प दाब किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, वेपर्स पे डिपेंड करेगा ना, इनके बनने वाली वेपर्स पे। अब जैसे हमने इस पे इसका टेम्परेचर नॉर्मल रखा, ठीक, तो रेड तो क्या हो जाएगा, वेपर्स बनानी शुरू करेगा, वेपर्स बनेंगी रेड की। और ब्लैक क्या है, हमने बोल रखा है ब्लैक नॉन वॉलेटाइल है। ठीक हो गया, तो कुल मिला के जो वेपर प्रेशर है इस लिक्विड का या इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेड पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि रेड क्या है, वॉलेटाइल है, इसी की वेपर्स बन रही है। ठीक, तो इसी को आधार मान के राउल्ट ने एक रूल दिया, जो वेपर प्रेशर होता है, अगर जो ऐसी कंडीशन में आ जाए, जो वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, वो सॉल्यूशन में
जो हमारे पास जो वॉलेटाइल पार्ट होगा ना, या वॉलेटाइल है समझ लो, हाँ चलो वॉलेटाइल पार्ट होगा, उसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आर लिख दूँ या ए लिख देता हूँ। ठीक है, इस रेड को मैंने ए बोल दिया, ये बी बोल दिया, जहाँ एक्स ए क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा कि क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कहा कि रेड क्योंकि वॉलेटाइल है, रेड को मान दिया हमने ए, तो रेड क्योंकि वॉलेटाइल नेचर का है इसलिए, और बी नॉन वॉलेटाइल है, ये भी ध्यान रखना, बी क्या है, नॉन वॉलेटाइल है। तो क्या हो जाएगा, जो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो रेड के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वेपर्स उन्हीं मोल्स की बनेंगी ना जितने ज़्यादा रेड के नंबर ऑफ मोल्स होंगे ना, तो मोल फ्रैक्शन उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं किसी विलयन का वाष्प दाब उसके वाष्पशील घटक के मोल प्रभाज के बराबर वाष्पशील घटक के मोल प्रभाज इंग्लिश में क्या बोलता है, मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। समानुपाती होता है। ठीक हो गया, आगे से ओपन कर दो, तो P इक्वल टू पी नॉट एक्स है। ठीक है, P इक्वल टू पी नॉट एक्स है। ठीक, जहाँ पी नॉट क्या हो गया, एक्स ए, यहाँ नीचे लिखना सबस्क्रिप्ट में, पी नॉट इक्वल टू शुद्ध अवस्था में द्रव का वाष्प दाब। ठीक, तो ये पहला केस हुआ। दूसरे केस में क्या है, विलयन में दोनों पदार्थ क्या हैं, वाष्पशील हैं, दोनों पदार्थ वाष्पशील हैं। तो क्या हो जाएगा, ये कंटेनर हमारे पास है, इसमें जो रेड है वो भी वॉलेटाइल नेचर का है, ब्लैक भी वॉलेटाइल नेचर का है। तो वेपर्स क्या होंगी, ब्लैक की भी बनेंगी, क्योंकि जो वेपर प्रेशर है वो वेपर्स पे डिपेंड करेगा ना। तो रेड की भी बन रही है तो ब्लैक की भी बन रही है। तो राउल्स लॉ को यहीं अप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, क्या लिखा है, किसी विलयन का वाष्प दाब उसके वाष्पशील घटक के मूल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है, उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, तो हमने रेड को माना हुआ है यहाँ ए और ब्लैक को माना हुआ है बी। ठीक, तो यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी, क्योंकि वेपर्स तो दोनों की बन रही है ना, इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी। और आगे कैसे लिख सकते हैं, पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, जहाँ पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ ए और वेपर प्रेशर ऑफ बी। अब आगे इसे सॉल्व करें, तो ये रूल हमने पढ़ाई, किसी विलयन का वाष्प दाब उसके वाष्पशील घटक के मूल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ऐसे लिख सकते हैं, जो पी ए है वो प्रोपोर्शनल है एक्स ए के, मतलब अपने मोल प्रभाज के, मोल प्रभाज मतलब मोल कितने उसके मोल सॉल्यूशन में है,
ठीक है। और पी बी के लिए लिख सकते हैं पी बी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, ठीक है। जहाँ एक्स ए हो गया ए के मूलंश और एक्स बी हो गया बी के मूलंश। तो आगे आपको पढ़ना है तो उससे पहले आपको मूलंश के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो मूलंश को एक बार देख लेना, मोल फ्रैक्शन किसे कहते हैं। आगे पी टोटल निकाल लें, पी टोटल इक्वल टू, अब पी ए एक्स है, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो पी नॉट ए एक्स ए यहाँ पे आ जाता है प्लस पी नॉट बी एक्स बी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो पी नॉट ए पी नॉट बी, दो नए टर्म आ गए, पी नॉट ए हुआ शुद्ध अवस्था में ए का वाष्पता, अब पी नॉट बी शुद्ध अवस्था में बी का वाष्प, ठीक है। कोई दिक्कत इतना में आगे करें से पी टोटल तो क्या है, सॉल्यूशन का है, तो इसे लिख सकता हूँ मैं पी एस, ठीक है। पी सॉल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक। तो ये फाइनल हमारे पास राउल्स लॉ आ जाता है, ठीक। अब इसको आगे डिफाइन करने के लिए हम दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो पहले तो इतना ध्यान रखना है ये क्या है हमारे पास राउल्स लॉ है, ठीक। थैंक यू।